ठगी किसी के साथ हुआ है तो वह जदयू के उन कार्यकर्ताओं के साथ हुआ है, उन लोगों के साथ हुआ है जिन्होंने नीतीश कुमार जी का चेहरा देखकर उन्होंने वोट किया कि यही 25 से 30 फिर से नीतीश वाला जो जदयू ने नारे लगाए और उसके बेसिस पे उन्होंने वोट किया, उनके साथ ठगी हुआ है। और यह एक तरीके की कहे तो गद्दारी भी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। नीतीश कुमार आखिरकार पलट गए। पलटे ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी को मजा आ गया। अब भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बिहार में बनाएगी, लेकिन विपक्ष खास तौर पर तेजस्वी यादव क्या कोई प्लान बना रहे हैं, इस आपदा में कोई अवसर तलाश रहे हैं। कंचना यादव जी आरजेडी से हमारे साथ जुड़ी है, करेंगे बातचीत। बहुत बहुत स्वागत है। नीतीश कुमार का पूरा कांड हुआ है, उसमें कोई अवसर तलाश रही है क्या आरजेडी? क्या तेजस्वी यादव कोई सक्रियता दिखा रहे हैं इस तरफ की नीतीश कुमार जी, क्योंकि अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खेला किया है, परेशान तो नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भूमिका उनकी रहेगी क्या? देखिए, सबसे पहले हिमांशु जी की यह अवसर आरजेडी का जो है वो उस पे बाद में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप ये समझते हैं कि यह आज तक का भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा राजनीतिक अपहरण है। और सबसे बड़ा राजनीतिक अपहरण है, जब मैं ये कह रही हूँ तो भारतीय जनता पार्टी चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे अकाली दल का हो, चाहे उसके जितने भी सहयोगी दल रहे हैं, उनको सिमटा दी है। उनको कुछ सीटें दे देती है और कुछ सीटों के सहारे उनको पीछे पीछे अपना पिछलग्गू बनाए रखती है, उनको उतने में ही निपटा देती है। लेकिन जो हमने महाराष्ट्र कांड देखा था उसमें क्या था कि पार्टी को तोड़ दिया, पार्टी को किसी जूनियर को दे दिया, और इस तरह के आपको केसेस देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर जब मैं कह रही हूँ बिहार में सबसे बड़ा राजनीतिक अपहरण भारतीय जनता पार्टी ने जदयू का किया, तो इस बेसिस पे कि जिस व्यक्ति की पार्टी है, जिस व्यक्ति के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है, जिस व्यक्ति के इर्द गिर्द उसका पूरा राजनीतिक कार्यकर्ता घूमते हैं, उस व्यक्ति के हाथों ही उस व्यक्ति की राजनीतिक करियर का कत्ल कर देना, और कत्ल कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आज तक का सबसे बड़ा राजनीतिक अपहरण है। जहां तक बात आप अवसर की कर रहे हैं आरजेडी की, तो ये अवसर जो नीतीश कुमार जी के पास 2005 में था, जिससे वो जीत कर आए 2010 में, 2015 में, 2020 में भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये अवसर तो हमारे पास भी था। ये अवसर तो लालू जी के पास भी था। लालू जी चाहते तो वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते। लालू जी चाहते 2005 में बीजेपी के साथ सरकार बना लेते, 2010 में बना लेते, 2015 में बना लेते, 2020 में बना लेते, 2025 में भी बना लेते। आखिर में जब तीन पार्टियां हैं किसी स्टेट में और दो मिलकर सरकार बना रही है, तो ऐसा क्यों नहीं समझा जाना चाहिए कि ऑप्शन लालू जी के भी पास होता। अवसर की ही आप बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस अवसर को, वो आपदा में अवसर नहीं देखते। हम एक सैद्धांतिक पार्टी हैं, एक सिद्धांत पे लड़ते हैं। जीत और हार मायने रखता है, मायने जरूर रखता है सरकार, क्योंकि आप लंबे समय से जो है सरकार में नहीं है, लेकिन इतना भी मायने नहीं रखता है कि आप अपने राजनीतिक उसूलों को जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर जाए। तो हम इसको इस तरह पे अवसर के रूप में नहीं देख रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर देख रहे हैं कि यह जो है कि देखने के बाद, जब जेपी नड्डा 2022 की बात है, बिहार में गए हुए थे, उस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और उन्होंने मंच पे कहा कि सारी राजनीतिक जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सब की सब खत्म हो जाएंगी, सिर्फ भाजपा बचेगी, और जो नहीं खत्म होगी उसको हम खत्म कर देंगे। यह एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं। और इस सब के बावजूद भी अगर नीतीश कुमार जी उधर टिके रहते हैं, या बार बार उधर चले जाते हैं, या बार बार उनके पैर पड़ते हैं कि हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, तो एक तरीके से उसी व्यक्ति के हाथों ही उसी व्यक्ति के राजनीतिक करियर का कत्ल कर देना, यह भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अब तक किया गया सबसे बड़ा राजनीतिक हत्या, सबसे बड़ा राजनीतिक अपहरण है। जी। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है चुनावी ठगी हो गई आप लोगों के साथ भी? क्योंकि नीतीश कुमार को आगे करके जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना थोड़ा सा वोट बैंक बढ़ाया, थोड़ी सी सीटें बढ़ाई, जाहिर तौर पर नीतीश कुमार ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन सियासी तौर पर किया, चुनावी तौर पर किया, लेकिन नीतीश कुमार का फेस आगे था, इसलिए ऐसा हुआ। अब नीतीश कुमार को ही 3 महीने बाद जो है अगर सीन से हटा दिया गया, तो ये तो जनता के साथ भी ठगी है एक तरह से, और आपके साथ तो हुआ ही गलत।
नहीं नहीं, हम अगर आप कहें कि हमारे साथ गलत हुआ तो हमारे साथ गलत नहीं हुआ। अगर आप वोट के तौर पर देखें तो 1,90,00,000, जो कि आरजेडी के भी इतिहास का सबसे ज्यादा वोट बैंक है। और दूसरा जो है कि अभी जदयू का भी देख ले, आप बीजेपी के भी देख ले, सबसे ज्यादा वोटर हमारे पास हैं। तो अगर ठगी किसी के साथ हुआ, हाँ हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन ठगी किसी के साथ हुआ है तो वह जदयू के उन कार्यकर्ताओं के साथ हुआ है, उन लोगों के साथ हुआ है जिन्होंने नीतीश कुमार जी का चेहरा देखकर उन्होंने वोट किया कि यही 25 से 30 फिर से नीतीश वाला जो जदयू ने नारे लगाए और उसके बेसिस पे उन्होंने वोट किया, उनके साथ ठगी हुआ है। और यह एक तरीके की कहे तो गद्दारी भी है कि आप जिस जनता का वोट ले रहे हो और प्रॉमिस कर रहे हो कि 5 साल आप उनकी सेवा करोगे, आप उनके साथ ट्रस्ट नहीं बिल्डअप कर रहे हो, आप उनको कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हो। आप प्रोजेक्शन के तौर पर आप किसी का चेहरा लगा दे रहे हो कि ये हैं जो आगे आकर जो है ये स्टेट देखेंगे, स्टेट राज्य चलाएंगे, मुख्यमंत्री होंगे, सरकार चलाएंगे, यही है आपके चेहरा, और बाद में आप उनको हटा दो। और यह जो ठगी है, जो गद्दारी है, वो पहली बार नहीं हुआ है। आप उत्तर प्रदेश का चुनाव देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी को लाने के पहले केशव प्रसाद मौर्य जी का चेहरा लगाया गया था, और केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे के इर्द गिर्द जब दिखाया गया कि देखो पिछड़ा है और इस समाज से आते हैं, सब कुछ आपने नैरेटिव उनके इर्द गिर्द जो है बिल्डअप किया, और उसके बाद जब चुनाव जीत गए तो आपने योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बना दिया। सिमिलरली आप महाराष्ट्र में देखे, आप शिंदे जी को प्रोजेक्ट किए थे कि शिंदे जी मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री बीजेपी के बने। और उसके बाद फिर आते हैं जदयू की बारी, और जदयू में आप जब नीतीश जी का पहले तो इन्होंने चेहरा प्रोजेक्ट करने से मना कर दिया सीधा कि उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी, ये खुलकर नहीं बोले कि सरकार जो है जब बनेगी तो मुख्यमंत्री यही होंगे। जब इनको लगा कि ये डैमेज हो रहा है तो खुद ही इन्हीं नेताओं के माध्यम से कहलाने लगे कि नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे। आज उन सब से पूछना चाहिए कि जो आपने कहा था कि नीतीश जी ही थे, हैं और रहेंगे, तो क्या नीतीश जी क्यों नहीं है? आप एक तरीके से ठगी जो किए, वास्तविक रूप से वह ठगी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं, बल्कि वो ठगी आपने जदयू के साथ किया, जदयू के कार्यकर्ताओं के साथ किया। और नीतीश जी अगर सक्षम होते, उनके उनके जो है कि मानसिक हालत क्या है, उनका हेल्थ क्या है, उस पर तमाम तरह के क्वेश्चंस हम भी उठाए हैं, बीजेपी भी उठाती रही है जब जदयू हमारे पास थी, जब नीतीश कुमार जी हमारे साथ सरकार में थे। लेकिन आप उनको मुख्यमंत्री पद से हटा रहे हो, आप उनको राज्यसभा भेज रहे हो, तो आपका कारण क्या है? आप कारण ये लिख रहे हैं या उनके हैंडल से जो लिखवाया जा रहा है कि इनकी इच्छा थी कि राज्यसभा जाए। मतलब एक मुख्यमंत्री जो 20 साल से मुख्यमंत्री बने रहे और उनकी इतनी छोटी सी इच्छा थी कि वो राज्यसभा जाए। जो व्यक्ति राज्यसभा लोगों को भेजता हो, जो व्यक्ति लोगों को मंत्री बनाता हो, जो व्यक्ति 20 साल से मुख्यमंत्री बना हो, आज आप उसका राजनीतिक करियर इतना छोटा कर दिए हैं, इतना कद इतना छोटा कर दिए हैं कि वो व्यक्ति जो है वो राज्यसभा जाना चाह रहे थे, उनकी एक इच्छा थी। जैसे नहीं कहते आपकी अंतिम इच्छा क्या है प्रभु, तो अंतिम इच्छा पूछी गई कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने बताया कि अंतिम इच्छा राज्यसभा है। यह कोई बिलीव कर सकता है क्या हिमांशु जी? एक आम नागरिक भी भरोसा नहीं कर सकता। हम लोग तो थोड़े बहुत, आप थोड़े बहुत पॉलिटिकली अवेयर हैं, लेकिन एक आम इंसान, कक्षा 8 का बच्चा भी ये भरोसा नहीं करेगा कि नीतीश कुमार जी कह रहे कि मेरी अंतिम इच्छा जो है वो राज्यसभा जाने की है। तो आप एक व्यक्ति का कद छोटा किए, उनके राजनीतिक करियर का अंत किए, और जो शायद याद किए जाते, लेकिन आपने उनको इतना छोटा करके दिखा दिया कि आने वाले समय में उनको कैसे लोग याद करेगा, यह भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और खासकर जदयू का भविष्य क्या होगा, यह तो जदयू को लोग सोच रहे होंगे। अभी कुछ वीडियोस मैंने देखी, जो कल विधायक लोग जा रहे थे, सबके आंखों में आंसू थे। जदयू के कार्यकर्ता कुछ प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो भी कह रहे थे मैं हम बिहार में आग लगा देंगे। तो आखिर में यह डील किया किसने? यह डील उन लोगों ने किया जिनको धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी जदयू में घुसाई। चाहे वो संजय झा जी हो, जिनको कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, वो जदयू में नहीं थे, वो शुरू, बहुत लोग जदयू में शुरू से थे, लेकिन संजय झा जी बनाए गए क्योंकि वो बीजेपी से आए थे। लल्लन सिंह जी और उनके इर्द गिर्द विजय चौधरी जी, ये तमाम लोग जो हैं। और एक इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया है, आरजेडी के किसी ने नहीं लिखा है, ये बिहार के कुछ पत्रकार हैं जो बहुत एक्टिव रहते हैं, उन्होंने लिखा है कि लगातार अमित शाह जी से ये तीनों लोग
संपर्क में रहते थे, कब करना है इसको, कैसे करना है इसको, होली का दिन कैसे सेलेक्ट किया गया, कैसे उनको राज्यसभा भेजा गया, और उनको उनके इर्द गिर्द नीतीश कुमार जी के जो सारे ऑफिसर्स हैं, वो ऑफिसर्स हैं जो बीजेपी जिनको अपनी पूरी तरह से कंट्रोल करती है, उन लोगों को बैठा दिया गया जिनको बीजेपी द्वारा जदयू में भेजा गया है। तो एक लंबी प्लानिंग, एक लंबा षड्यंत्र करके उसी व्यक्ति के हाथों उसी व्यक्ति का राजनीतिक कत्ल किया गया। अच्छा कंचना जी, मैं राजनीति को उस आइसबर्ग की तरह समझता हूँ जिसका जो है जितना हिस्सा दिखता है उससे कहीं ज्यादा जो है छिपा रहता है, पर्दे के पीछे रहता है। अब नीतीश कुमार जी ये कह रहे हैं कि हमको राज्यसभा जाना था, मेरा मन था, मैं खुशी खुशी जा रहा हूं, तो इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब बिहार की राजनीति किस तरफ आगे बढ़ेगी, और जो आपकी भूमिका यानी कि जो विपक्ष की भूमिका है वो क्या आगे आने वाले समय में रहने वाली है? देखिए, विपक्ष की भूमिका हमेशा विपक्ष की भूमिका होती है मानसू जी। जो हमारी कल भूमिका थी वो हमारी आज भी भूमिका रहेगी, और जब तक हमारी सरकार नहीं बनेगी, हम जब विपक्ष में, हमारी वही भूमिका रहेगी। अब हमारा जो नेक्स्ट है कि अब अगर आप मध्य प्रदेश में देखें, आप जो है कि तमाम राज्यों में आप चले जाए, खासकर जैसा राजस्थान में हुआ, जैसा छत्तीसगढ़ में हुआ, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे व्यक्ति को बैठा देती है जो कि भारतीय जनता पार्टी के जो सुपीरियर दिल्ली में बैठे हुए लीडरशिप है उनको क्वेश्चन ना करे। तो ये एक तरीके से अभी रिसेंट में जो फेरबदल हुआ, नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का बनाया गया, जो कि बिहार से हैं। उनको ऐसे प्रोजेक्ट किया गया जैसे लग रहा था कि उनसे बड़ा लीडरशिप कोई बीजेपी में था ही नहीं, उनसे ऑनेस्ट लीडरशिप कोई बीजेपी में था ही नहीं। और उसके बाद तमाम राज्यों में जो रिसेंट जो घटनाएं हुई हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को मुख्यमंत्री बनाया है। आप दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, रेखा गुप्ता जी किस तरह के बयान देती रहती हैं, उनके समझदारी पे तमाम सवाल उठते रहते हैं। लेकिन क्योंकि रेखा गुप्ता जी सुटेबल हैं, जो सुपीरियर जो लीडर हैं, जो नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, उनके लिए वो सुटेबल हैं कि वो चैलेंज नहीं कर सकती हैं, वो उस कुर्सी को चैलेंज नहीं कर सकती हैं, तो वो बैठाएंगे। चाहे उनका, वो कहती है ना AQI IQ, जो तमाम वो शब्द बोलती है, वो कितना भी हो, लेकिन क्योंकि वो खतरा नहीं है जो लीडरशिप है उनके लिए, तो उनको बैठाएगी। एक कल तेजस्वी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था शॉर्ट टाइम के लिए, उन्होंने बोला था कि एक कठपुतली की तरह बैठाया जा रहा है हर जगह, जो कि सुप्रीम लीडरशिप को कभी भी चैलेंज नहीं करे। और वही घटना बिहार में होने जा रहा है। लेकिन आरजेडी का जो पहले भी रोल था, आज भी रोल रहेगा कि हम सैद्धांतिक पार्टी हैं, हम सिद्धांतों पे काम करते हैं, और उसमें जीत हार दोनों होते हैं। हार भी स्वीकारते हैं हम, जीत भी हम स्वीकारते हैं। लंबे समय से हम पावर में नहीं रहे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो क्षेत्रीय रीजनल पार्टी हो, एक लंबे समय से पावर में नहीं रहने के बाद उसका अस्तित्व जो होता है, वो आरजेडी का अस्तित्व नहीं हुआ। आज भी आरजेडी का वोट बैंक सबसे ज्यादा है। कारण यह है कि हम टिके रहे, हमने हमने चेस बोर्ड पे कोई राजनीति नहीं की, इधर से जोड़ लूं, उधर से तोड़ लूं, वहां से कॉम्प्रोमाइज कर ले, वहां से समझौता कर ले। हमने चेस बोर्ड पे कभी राजनीति नहीं की। हमने जमीन पे राजनीति की, हमने सिद्धांत की राजनीति की, हमने हकीकत की राजनीति की, और वही राजनीति हमारी आगे रहेगी। अच्छा और कंचना जो जी, नीतीश कुमार को हम दीन दुखी क्यों मान लें? हो सकता है कल को भारतीय जनता पार्टी उनके लिए राष्ट्रपति का पद जो है उस पर उनको सुशोभित कर दे, या फिर कोई और। अब तो डिप्टी पीएम बनाने तक की चर्चाएं जो है हो रही हैं एक वर्ग की तरफ से। तो नीतीश कुमार का कल कैसा होगा, गर्त में ही चले जाएंगे हम, ये मानकर क्यों चलें? नीतीश कुमार के लिए नहीं, हो सकता हमें है कल को बहुत अच्छी परिस्थितियां बन जाए। देखिए, हम कोई भी गर्त में मानकर कोई चला जाए ये हम सोचते भी नहीं है, वो चाहे हमारे अपोनेंट ही पार्टी की हो, सबसे पहली बात। और दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार जी वो शख्सियत रहे हमेशा से जो मीडिया को काफी इंगेज करते रहे। उनके शुरू से ही, उनके अगर दौर को देखिए तो अपनी कोई भी उनका काम होता था वो हमेशा मीडिया से इंटरेक्ट करते रहते थे। लेकिन साल भर के आसपास से, 1.5 साल से जो उनको नजरबंद किया गया है, आपने कभी देखा कि वो मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे हो? इवन 2025 में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा था और मैनिफेस्टो रिलीज होने वाला था, और वो आए और उनके जो माइक है उनको उसको म्यूट कर दिया गया, वो एक शब्द भी नहीं बोल पाए। और उसके बाद अगर कोई मुख्यमंत्री 20 साल से अगर एक स्टेट का मुख्यमंत्री रहा हो, तो क्या वो बिना फेयरवेल दिए हुए, बिना फेयरवेल लिए हुए, अपने प्रदेश की जनता को बिना संबोधित किए हुए, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बिना संबोधित किए हुए, एक ट्विटर हैंडल पे एक पोस्ट लिख कर वो कुर्सी अपना छोड़ देंगे? ये बहुत स्वाभाविक तो नहीं है ना हिमांशु जी।
कि एक व्यक्ति जो कि हमेशा कुर्सी पे रहे 20 साल से, चाहे इधर चाहे उधर चाहे जैसे भी उन्होंने राजनीति की, उनका राजनीति का उनका तौर तरीका जो भी रहा हो वो उनका था। लेकिन उसके बाद अगर वो उस कुर्सी से हटते हैं और होली के दिन वो फैसला लेते हैं और ट्विटर पे पोस्ट करके बस चले जाएंगे, आपको नहीं लगता कि कोई भी होगा वो अपने कार्यकर्ता, अपने पार्टी, अपने कैडर, अपने राज्य को संबोधित करता? तो इससे सीधा सवाल उठता है। और कल जब वो राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन कर रहे थे तो वहां पर गृह मंत्री अमित शाह जी क्यों थे? वहां पर जदयू की लीडरशिप से ज्यादा बीजेपी की लीडरशिप क्यों थी? क्या नीतीश कुमार जी खुद राज्यसभा अपने पार्टी की तरफ से, अपने पार्टी के कोटे से जाने में सक्षम नहीं थे? आप खुद बताइए ना कि उनको गृह मंत्री अमित शाह की जरूरत पड़ी कि आइए बगल में बैठिए और हमको राज्यसभा भेजिए। उस आदमी को आपने उनका कद छोटा कर दिया। वो अगर राज्यसभा चाहते तो क्या करते? अपने पार्टी के किसी व्यक्ति को कहते ये हमारा अब उत्तराधिकारी होगा, ये पार्टी अब चलाएगा, पार्टी की कमान किसी को सौंपते, कुर्सी किसी को सौंपते। इसके पहले उन्होंने नहीं किया था क्या? जीतन राम मांझी जी को जब उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था तो उन्होंने खुद बनाया था कि बीजेपी को बुलाया था? बिल्कुल। उन्होंने खुद अनाउंस किया था, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और क्यों बनाया था? वह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसके बाद कुर्सी उन्हें दी थी। 13 महीने बाद जब कुर्सी ली थी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और ऐसे व्यक्ति जब मुख्यमंत्री पद से हटेंगे तो उन्हें बीजेपी की जरूरत होगी कि आइए हमारा नॉमिनेशन करिए और हमें राज्यसभा भेजिए। लेकिन कंचना जी, ये तो आपके लिए अच्छा ही हुआ ना। मैं तेजस्वी जी का वो बयान याद कर रहा हूं जब उन्होंने सदन के अंदर कहा था कि 1-1 हो जाए ना, मतलब भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी की आमने सामने लड़ाई हो जाए, देखा जाएगा जो भी नतीजा आएगा। तो नीतीश कुमार जो बीच में अभी तक थे कि वो जिधर जाएंगे उधर ही राजनीतिक पलड़ा जो है भारी रहेगा बिहार में, तो अब वो जब केंद्र में चले जाएंगे तो आपके लिए बड़ा इजी नहीं हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी से 1-1 करने का? जो आप मौका तलाश रहे थे वो तो आपके सामने है। आपके लिए तो अब विन विन सिचुएशन हो जाएगी अगर आप जो है जितना जमीनी पकड़ की बात करते हैं उतनी मजबूत अगर बचे हैं तो। सबसे पहली बात कि आप 1-1 जो कह रहे हैं, ठीक है 1-1 की बात होगी, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी में इतनी हैसियत नहीं थी कि वो चुनाव के समय ही 1-1 आ जाती? वो कह देती कि हम कोई अलायंस में नहीं जाएंगे, हम 1-1 लड़ेंगे, कह देती। लेकिन क्योंकि बीजेपी को यह मालूम है कि आज भी बिहार उसके लिए सुटेबल राजनीतिक ग्राउंड नहीं है, आज भी बिहार में वो आज तक उसकी सरकार अकेले के दम पर नहीं बन पाई है और कभी शायद बन भी नहीं पाती। और इसलिए आपने एक पार्टी का जो है उसका इस्तेमाल किया, एक नेता का आपने जो है उनका राजनीतिक करियर खत्म किया और चोर दरवाजे से आप आकर सरकार बना रहे हो। यह तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर आप में इतनी राजनीतिक हैसियत थी, आपकी इतनी बड़ी राजनीतिक ग्राउंड थी, तो आप अभी 2025 में जो चुनाव हुआ आप आमने सामने लड़ लेते। 3 महीने नहीं बीते हैं, या आज चुनाव करवा लीजिए। और आज चुनाव करवाइए, लेकिन मशीनरी का उपयोग मत करिए, 10-10 हजार रुपए लोगों के खाते में मत डालिए। एसआईआर चुनाव के पहले एसआईआर के नाम पर जो वोट बैंक की धांधली है वो मत करिए। क्या आपके पास इतना मोरालिटी और इतना राजनीतिक मोरालिटी है कि आप आमने सामने लड़ सकते हैं बिना मशीन तंत्र, धन तंत्र और इलेक्शन तंत्र का उपयोग किए हुए? चेहरा किसी और का, इलेक्शन कमीशन मैनेज्ड, पैसा आप लोगों के खाते में डाल रहे हो, सब कुछ मैनेज करके आपने चुनाव जीता किसी और के चेहरे को प्रोजेक्ट करके। लड़िए 1-1, हम तो कह रहे हैं लड़िए 1-1, लेकिन आप धन तंत्र का उपयोग नहीं करेंगे, आप इलेक्शन कमीशन को एज ए टूल उपयोग नहीं करेंगे, आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी के चेहरे का उपयोग नहीं करेंगे। 3 ही महीने तो बीते, 3 महीने में ऐसा क्या गुजर गया? अरविंद केजरीवाल जी ने कहा ना कि आपने राजनीतिक साजिश के तहत जो उनको जेल में डाला चुनाव के समय, आपने इतना बड़ा आरोप लगाया, वो केस खत्म हुआ, अब जांच उस पर बैठी कि जिन्होंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया था सीबीआई ऑफिसर्स, उन्हीं के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी ने कहा भी कि आज चुनाव लड़ लीजिए। मतलब है कि आपकी राजनीतिक हैसियत यह नहीं है कि आप जनता से डायरेक्टली बिना मीडिया तंत्र का उपयोग किए हुए, बिना इन सारे तंत्र का उपयोग किए हुए आप चुनाव जीत लीजिए। अच्छा कंचना जी, क्या आरजेडी अब ये मांग उठाएगी कि जिस तरह से मैनिपुलेशन किया गया चुनाव का, अब वो व्यक्ति ही जब वो उस कुर्सी पर नहीं है, या फिर जिस तरह से चुनावी एक तरह से कहिए मतलब शुचिता का पालन नहीं किया जा रहा है, तो दोबारा चुनाव बिहार में होने चाहिए? देखिए, हमारे लिए संविधानिक जो पद है, जो संवैधानिक तरीके से चुनाव, हालांकि वो नहीं हुआ संवैधानिक तरीके से, हमने उस चुनाव में पार्टिसिपेट किया, चुनाव हुआ,
वो चाहे धनतंत्र चाहे जिस तरीके से चुनाव वो जीते, अब ये हम छोड़ देते हैं बिहार की जनता के ऊपर, जिनको ठगा गया, जिनको लूटा गया, जिनको 10,000 रुपए देकर ये कहा गया कि आपको 2 लाख रुपए आगे दिए जाएंगे। तो ये सवाल आज बिहार की जनता के ऊपर है कि उनको किस तरीके से ठगा गया और लगातार ठगा जा रहा है। ये मैम सवाल अब जदयू के आप ऊपर ही है। तो आवाज नहीं, बुलंद हमारा करेंगी ना। हम पहले भी कह चुके हैं आपसे, अभी जस्ट मैं बोली कि हम अपोजिशन में हैं। चाहे जिस तरीके से हम अपोजिशन में हो, चाहे हमारे जितने भी विधायक हो, हम अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं और रोल अदा करेंगे जब तक यह सरकार है। लेकिन यह भी हकीकत है कि चुनी हुई सरकार नहीं, ये चोरी की गई हुई सरकार है। तो इसका समय के साथ देखते हैं इस पर क्या होता है। अभी इस पर मैं जो है कि अभी चुनाव कर लो या ये सरकार गिर जानी चाहिए, इस तरीके का जो है हस्तक्षेप हमें नहीं करना चाहिए, खासकर स्पेशली मुझे किस तरह का बयानबाजी करूं और जो संवैधानिक 2030 तक फिर इंतजार करना पड़ेगा आप लोगों को तो इस चीज के नहीं। लिए देखिए, तो। राजनीति नहीं है। आप सोचिए 2005 से हमारी सरकार नहीं है हिमांशु जी, 2030 तक इंतजार करना पड़ेगा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। और अपोजिशन में भी रहकर भी काम होता है, काम किया जा रहा है। और 2030 तक इंतजार करना पड़े, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ व्यवहार करने लगे। हम भी तोड़ फोड़ की राजनीति, गिराने की राजनीति, खरीदने की राजनीति करने लगे। हम वो राजनीति नहीं करते और ना हमें सूट करती है और ना हम कभी करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कंचना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।